स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें, नई धारा रेडियो पर। आइए सुनते हैं तलाश। इसे उदयराज सिंह जी ने 1974 में आकाशवाणी के लिए लिखा था। हरिजन सेवक संघ की मंत्रीगिरी की आई आंखों की नींद हराम हो गई। कोई पल चैन नहीं। हर समय कोई ना कोई खड़ा है अपने जंजाल लिए हुए। फूल बागान कलकत्ता के दलित संघ के मंत्री अपनी फरियाद तथा कैमरा लिए कलकत्ता से दौड़े चले आए हैं। कहे जा रहे हैं, गया जिले के सुदूर देहात में हरिजनों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। खेत के मालिक उन्हें बंधे हुए बोझ उठाने नहीं देते। उनके हिस्से का भी धान छीन लिया गया है। बोलने पर चोरी का इल्जाम ठोंक कर पुलिस को मिलाकर चालान करा दिया गया। मैं उसी गांव का बाशिंदा हूं। घर से तार पाकर आपके पास दौड़ा चला आ रहा हूं। दिल्ली भी तार गया है, पटना भी। आप कोई ठोस कदम उठाएं। मैं पूछ बैठता हूं, समाज कल्याण विभाग में नहीं गए? वहां भी ताला खटखटा आया हूं। बस आप ही बाकी बचे हैं। मैं अपने राज्य संगठक से पूछता हूं, बताइए साहब, ऐसी परिस्थिति में पुराने मंत्री जी क्या करते थे? ये तो आपकी तमाम योजनाओं के बाहर की बात है। साहब, हमारा काम तो सिर्फ प्रयास ही करना है, बीच बचाव करा देना। दफ्तर से किसी को भेजकर मुखिया और बीडीओ तक सिफारिश पहुंचा दें। आगे इनका भाग्य जाने। मुझे ये सुझाव जच गया। योजना के एक सफाई सेवक इस तरह के काम बरसों से करते आ रहे हैं। बस उन्हें भी फूल बागान के मंत्री महोदय के साथ लगा दिया। जाते जाते मंत्री महोदय ने मेरा और हमारे कर्मचारियों का फोटो भी ले लिया, कलकत्ते के किसी पत्र में छपवा देने के लिए। चलो, एक सरदर्द टला। दिल्ली से आए हुए अनेका के एक सर्कुलर उठाकर पढ़ना चाहता हूं कि चिथड़ों में लिपटा एक घिनौना काला सा व्यक्ति फाटक खोलकर अंदर पहुंच जाता है। ये कौन है? अकलू बुरी तरह खांस रहा है। सारा शरीर डोल रहा है। अब गिरा तब गिरा। मैं अपने राज्य संगठक की ओर मुखातिब होता हूं। वो चट बोल उठते हैं, जनाब, ये हमारा पुराना मरीज है, तपेदिक का। किसी तरह हम लोगों ने जिला कर रखा है, दवा के लिए आया है। मैं चौंक पड़ता हूं। संगठक महोदय, सफाई सेवक को तो फूल बागान केंद्र के मंत्री अपने पैसे से बीडीओ के यहाँ ले गए। अब इसे पैसे कहाँ से दिए जाएं? सरकारी अनुदान पर चलने वाली संस्था भला सरकारी योजनाओं से बाहर कैसे कुछ कर सकती है? सर पर ऑडिट की तलवार जो नाच रही है। साहब, कीजिएगा क्या? हमारा ये धंधा ही ऐसा है। मुझे 2 बजे रात में मुसहर टोली में भूत झाड़ने जाना पड़ता है। क्या करूं, कभी चैन नहीं। तेतरी मुसहरिन जब पगला जाती है तो उसका पति सुगना मुझे ही पकड़ कर ले जाता है। कितना कहता हूं कि उसे कांके के पागल खाने में भेजो, तो वो सोए हुए में पैर टीपने लगता है। मालिक, तनी ए बार चली, फिर किचन चढ़ल पिया। खून खराबी हो के रही। क्या करूं, जाना ही पड़ता है। संघ ने मुझे इन्हें ऋण मुक्त करने को बहाल किया है, मगर यहां तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। और कभी आधी रात में कोई किसी की बीवी को ले भागा तो मेरी खैर नहीं। रात भर बीच बचाव करते रहिए। पुलिस थाना को खबर करते करते जान आफत में पड़ जाती है। अकलू फिर खांसता है। इस बार की खांसी बड़ी दर्दनाक है। मैं घबराता हूं कि कहीं मेरी मखमली लॉन पर थूक ना दे और मेरा घर भी तपेदिक के कीटाणुओं से भर जाए। मैं उसे जल्द भगाना चाहता हूं। खैर, बंद कीजिए अपना किस्सा। आज अकलू का क्या होगा? पुराने मंत्री जी क्या करते ऐसी हालत में?
इधर उधर का बजट कतर में कर कुछ कर दिया करते थे। तो जाइए, आप भी कुछ उसे दे दीजिए, जान तो बचे। पूरे 18 रुपए की दवा चाहिए, तब शायद 15 दिन फिर चैन से रह ले। मुझे तो पिछले 6 महीने से 1 पैसा भी नहीं मिला। सरकारी अनुदान आया नहीं, बस मेरा वेतन बंद हो गया। ये तो हाथ भी पसार सकता है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। मैं पशुपेश में हूं। संगठक महोदय सब समझ रहे हैं। बोले, अरे ओ अकलू, जाओ जाओ, मेरे घर चलो, देखो कोई उपाय लगेगा। उठो उठो, भाग जाओ। वो बेचारा पूरी आस्था लिए वहां से चल देता है। संगठक महोदय मुझे समझाने लगे, कुछ अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था तो करनी ही होगी। ऐसे 2-4 केस प्रतिदिन आएंगे। अकलू मुझ पर भरोसा रखता है, इसलिए उठकर चला गया, वरना हटता नहीं। मैं हंसकर फिर दिल्ली के सर्कुलर पढ़ने लगता हूं। 2-4 पन्ने मुश्किल से पढ़ पाता हूं कि 2 काली कुछ कुछ सूरतें लॉन के एक कोने में दिख जाती हैं। मैं थर्रा उठता हूं। ये तीसरी बला कौन? फटे मैले कपड़ों में लिपटी हुई उनकी काया मेरे सामने धीरे धीरे आकर खड़ी हो जाती है। एक मर्द, दूसरी औरत, बुढ़ापे और गरीबी के बोझ से झुकी हुई, टूटती हुई। हमारे राज्य संगठक महोदय हंस पड़ते हैं। जनाब रतनपुरा के मुसहर हैं, बहुत गरीब। इस साल बरसात में रही सही झोपड़ी भी बह बिला गई। इस घोर गरीबी में इन्हें आफत की मारी अपनी बेटी ब्याहनी है। पास में एक छदाम भी नहीं। दिन भर बाबुओं के खेतों में कमाकर पेट तो पल जाता है, मगर उससे बेटी का विवाह तो पार ना लगेगा। सुना नए मंत्री जी बहाल हुए हैं, बस ये दौड़े चले आए। फागुन के अंजोरा में शादी है। संगठक महोदय मेरी ओर देखकर इस बार जरा व्यंग की हंसी हंसने लगे। ये कितना चाहते हैं? कितने में इनका काम चल जाएगा? सिर्फ 50 रुपए में। हाँ मालिक, 50 रुपया में कपड़ा लत्ता बर बिदाई खाना पीना सब हो जाए। अतने में छुनिया के ब्याह मजे में पार लग जाई। अब सरकार माई बाप बानी। दोनों आर्थ हो कलपने लगे। इधर पोर्टिको में खड़ी मोटर पर सुषमा झट सवार हो इम्तिहान देने महिला कॉलेज की ओर चल पड़ी। उसके मुरझाए चेहरे पर अभी भी पुरानी कांति चिर परिचित दीप्ति नहीं लौट पाई है। अभी कुछ ही महीने पहले उसकी शादी दिल्ली में एक संभ्रांत घराने में हुई। रुपयों के नोट में आग लगाकर आतिशबाजी उड़ाई गई। हजारों हजार बिजली बल्ब की रंग बिरंगी रोशनी में मेरा सारा महल जगमगा उठा। बारातियों की खातिरदारी में मेरे तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदार एक पैर पर खड़े रहे। कहीं विलायती बोतलों के कॉर्क उड़ रहे थे, तो कहीं छुम छनन छुम की मदमाती आवाज से सारे वातावरण में एक अजीब मस्ती बिखर रही है। मैंने अपनी बेटी की लेन देन तिलक दहेज में कोई कमी नहीं की। 50,000 के सामान बेटे वाले अपने स्पेशल में लाद कर दिल्ली ले गए। पहले तो नई ले आई बहू की खूब तारीफ हुई, उसे सर आंखों पर बिठाया गया। मगर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, बेटे के माँ बाप के पेट में बैठा शैतान जवान हो उठा। एक दिन दोनों ताव पर चढ़ गए। बस बहू को ड्राइंग रूम में बिठाकर दोनों ने उसकी और उसके माँ बाप की धज्जी धज्जी उड़ा दी। उफ, तुम्हारी शादी क्या हुई? सिर्फ रस्म की एक तामीली हुई, हमें कुछ ना मिला। हमारे रिश्तेदारों की बड़ी बेइज्जती हुई, उनके मुंह लायक उनकी विदाई ना हुई। हमारे बेटे को दहेज में कुछ ना मिला, ससुर को एक सूट तक न मिला। सास की साड़ी महज मामूली रही। घर की अन्य औरतों की साड़ियां तो बस गिनाने भर को रद्दी खरीदी गई थी। हमारी इज्जत लायक शादी ना हुई। हम तो बुरी तरह ठगे गए। सुषमा को तो काठ मार दिया, आसमान से पाताल में जा गिरी। कहाँ नई जिंदगी का सुनहला सपना और कहाँ पर्दे की आड़ से ये धांधली। आधी रात के उपरांत तक सास ससुर के ताने वो सुनती रही, सुबकती रही।
और संभ्रांत घराने की संस्कृति और शिष्ट रीति रिवाज के जो सब्ज बाग उसे शादी के पहले दिखाए गए थे, वो सब बिखर गए। शायद हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और थे। फिर तो प्रतिदिन उसे फप्तियां सुननी पड़ती और खाने की मेज पर ससुर उसे बिठाकर खुलेआम अपनी पत्नी से पूछते, बताओ तो कैकई, वो 1 लाख देने वाली पार्टी कौन थी? फिर सुषमा की ओर व्यंग की एक दृष्टि फेंककर हंस पड़ते। उस बेचारी को खाना निगलना मुश्किल हो जाता। 2 महीने बाद जब कॉलेज खुलने पर सुषमा इम्तिहान देने मेरे घर आई तो सारा किस्सा सुनकर सभी अवाक हो रहे। मैं तो बुरी तरह आहत हुआ। उच्च शिखर से खाई में जा गिरा। क्या सोचता था और क्या हो रहा है? प्रताड़ना सहते सहते सुषमा सूख कर कांटा हो गई है। मैं उसे जब देखता हूं तो अपने को दोषी समझने लगता हूं। का मालिक, कुछ हुक्म ना भइल? बहुत देर बीत गई। उस मुसहर ने फिर से टोका। मैं चौंक कर जाग पड़ता हूं। 50,000 नहीं, सिर्फ 50 रुपयों में वो झंझटों को पार कर अपनी बेटी को सुखी कर लेगा। इसके लिए इतना ही सब कुछ है, मगर वो भी मयस्सर नहीं। उधर उतना सब कुछ पाने पर भी तसल्ली नहीं। हसरत होती है ऊंची हवेली में पलने वालों को देखकर कि वो आज भी नहीं चेत जाते। यही विषमता एक दिन उनकी आलमगीर इमारत को ज़मींदोज़ कर देगी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।